हेलो स्टूडेंट्स, देखें लास्ट लेक्चर में हमने सबसेट्स के बारे में समझा था, जाना था, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास में सबसेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, ठीक है ना। रियल नंबर्स के बारे में हम देखते हैं। तो हमारे पास में रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स हम लोग पढ़ते आए अभी तक हमारे पास में, तो वो तुम लोग लिख ले। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हम लोग क्या देखेंगे अभी, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं जो है रियल नंबर्स हमारे पास में वो कौन सी है भाई। तो हमारे पास में कौन सी, एक तो नेचुरल नंबर है, वो क्या है 1 2 3 और इस तरह से आगे तक चलेगी हमारे पास में। फिर हमारे पास में और क्या है, डब्ल्यू मतलब पूर्णांक संख्याएं, ओल नंबर्स, वो क्या से स्टार्ट होगी 0 1 2 3 इस तरह से चलेगी। फिर हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, इंटीजर्स आ जाएगा। इंटीजर्स में हम लोग क्या -2 -1 0 1 2 और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हमारे पास में क्या आएगा, रैशनल। रैशनल में क्या आ जाएगा, x इज ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो, ठीक है ना, और q उसका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल। इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। और रैशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, परिमेय संख्या, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। ये हमारे पास में इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स को हम लोग जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ध्यान रखें जेड और आई। ये हमारे पास में ओल नंबर्स हो जाएगा। पूर्णांक संख्याएं, ये संख्याएं कैसी हो जाएगी हमारे पास में, पूर्णांक। और ये कैसी हो जाएगी, प्राकृत मतलब नेचुरल, ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे ना। ना 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 पी ली हमने, तो वो पूरे में ही फीकी बना दी, मतलब फीकी से बना दी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखा नेचुरल, फिर सेकंड हमने लिखा होल नंबर्स, और फिर हमने लिखा इंटीजर्स, फिर हमने लिखा रैशनल, फिर हम लिख रहे हैं इर्रेशनल, ठीक है ना। ये हो गया इर्रेशनल। इर्रेशनल कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास में नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। इसकी बातें हमने पहले भी कर रखी है, तो ज़्यादा डिटेल में हम इसके नहीं जा रहे, इतना ही दिख रहे हैं बस, ठीक है ना। फिर हमारे पास में आ जाएगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे R से। ये हो जाएगा वास्तविक। रियल का मतलब हो जाएगा हमारे पास में वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी है हमारे पास में, जो क्या, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ध्यान रखोगे, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स जो होगा वो क्या होगा रियल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम इसके सबसेट, सेट और सबसेट की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा है, रियल नंबर। रियल नंबर का एक सबसेट होगा, वो सबसेट क्या लिया जाएगा इसमें, आई, ठीक है ना। क्या लिया जाएगा, आई। इंटीजर्स, इंटीजर्स का सबसेट लिया जाएगा हमारे पास में डब्ल्यू, और डब्ल्यू का जो सबसेट लिया जाएगा वो लिया जाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि नेचुरल नंबर को हम आई प्लस से भी डिनोट करते हैं। और ये जो है वो कैसा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अऋणात्मक पूर्णांक, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इन सबसे ऊपर भी एक नंबर होता है, उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो अगर हम लिखें कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके लिए लिखेंगे, क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इसके बारे में पूरा चैप्टर दे रखा है हमारे मैथ्स में, ठीक है ना। तो पूरी डिटेल तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन इसका हम कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तुम लोग लिख लें, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है ना, ये भी लिख लें, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ये लिख लें कि हमारे पास में अगर हमें दे रखा है a प्लस आयोटा बी फॉर्म का कोई भी नंबर दे रखा है, तो वो नंबर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसमें इट इज डिनोटेड बाई, और ये जो होगा वो किससे डिनोट होगा, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जेड, ठीक है ना। स्मॉल जेड से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल जेड इक्वल्स टू कितना हो गया, a प्लस आयोटा
बी। यहाँ पे ध्यान रखना ए और बी जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, ए और बी जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। और आई जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे आयोटा, IOTA, आयोटा बोलेंगे उसको हम, ठीक है ना। तो और इसकी वैल्यू जो होगी वो ली जाएगी √/-1, ठीक है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम कैपिटल C या फिर स्मॉल z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको मैं ये स्मॉल z इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ हमारे पास में, A + आयोटा B लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में। इसमें ध्यान रखना A और B जो है वो रियल पार्ट है, मतलब A यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा A जो दे रखा है वो है रियल पार्ट ऑफ Z, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है। और यहाँ पे B जो लिखा हुआ है, B जो है वो क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ये हमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखोगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसमें दो पार्ट है हमारे पास में, एक रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग, दूसरा दे रखा है हमें काल्पनिक भाग मतलब इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। A जो पार्ट होगा वो रियल पार्ट होगा, B जो पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि दोनों ही नंबर्स कैसे होंगे, रियल होंगे, ठीक है ना। अब तो कोई भी कैसा भी रियल नंबर हो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। भी एक एग्जांपल की बात करें हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए एक एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं यहाँ से, जैसे हमारे पास में कोई नंबर दे रखा है 2, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 + आयोटा × 0। इसका मतलब रियल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जैसे 2 + 3 आयोटा, ठीक है ना। तो ये स्मॉल z1 और स्मॉल z2, तो हमारे पास में इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। इसके ज़्यादा डिटेल में हम चैप्टर में जाएंगे, तो अभी के लिए हमारे पास में इतना ही काफ़ी है। तो अगर हम इनकी बात करें तो नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट है, होल नंबर्स का, होल नंबर किसका सबसेट है, आई का, आई किसका सबसेट है, रियल नंबर्स का, और रियल नंबर किसका सबसेट होगा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पे ये जो सी होगा उसका मतलब होगा हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है ना। तो ये तुम लोग ध्यान रखोगे कि हमारे पास में जो नंबर्स का सबसेट होता है, नंबर्स का सबसेट, तो उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिया जाएगा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाएगा। उसके बाद में रियल, रियल के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल नंबर्स और होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। इस तरीके से हम नंबर्स को लेके चलेंगे भी, ठीक है ना। अभी हम लोग लिखेंगे इंटरवल्स, ठीक है ना। इंटरवल्स क्या होंगे, किस फॉर्मेट में होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हम इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब, इंटरवल मतलब अंतराल। क्या लिखेंगे हम लोग, अंतराल। अंतराल क्या होगा, कैसे लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इंटरवल का मतलब क्या है कि हमारे पास में कौन से तो इंटरवल होंगे, इनको नंबर लाइन के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा और इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो वो हम देखते हैं भैया ना। सेट के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखें क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा हमारे पास में, बंद अंतराल, ठीक है ना। क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, बंद अंतराल। इसको हम डिनोट करेंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से। किससे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से। और इसको देखो, सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, और नंबर लाइन में हमारे पास में ये ए, सपोज ये पॉइंट क्या ए और ये पॉइंट क्या हमारे पास में बी। तो इनको हमने थोड़ा डार्क किया है। डार्क इसलिए किया है क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब एंड पॉइंट्स भी इसमें हमें इंक्लूड करने होंगे। तो यहाँ पे डार्क स्पॉट का मतलब है इंक्लूडिंग, ठीक है ना। डार्क स्पॉट का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग। और यहाँ पे अगर इस तरह से हमने व्हाइट स्पॉट छोड़ा हुआ है मतलब ब्लैंक तो कैसा हो जाएगा, इसका मतलब हो गया एक्सक्लूडिंग, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अगर हमने ब्लैंक स्पॉट बना रखा है, खाली स्पॉट बना रखा है, तो उसका मतलब हो जाएगा एक्सक्लूडिंग, है ना। ये ध्यान रखना, बहुत काम आएगा तुम्हें आगे, ठीक है ना। ब्लैंक का मतलब तो कितना हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग। और डार्क का मतलब हम लोग क्या लेके चलेंगे, इंक्लूडिंग, मतलब उस पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है। देखो इंटरवल का मतलब होगा कि यहाँ से ए से लेके बी तक की सारी वैल्यूज हमें इंक्लूड करनी है भाई। ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिंबल बना दिए, तो इसका मतलब हो गया कि ए से बी के बीच की तो सारी वैल्यू लेनी ही लेनी है, और साथ में अगर हमें एंड पॉइंट्स भी लेने हो, है ना, अंतिम बिंदु, तो हम उसको लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ए टू बी।
अगर हमारे पास में इस तरह से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगा रखे, क्या कि अगर हमारे पास में इस तरह से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगा रखे तो उनका मतलब है कि हमें ए से बी के बीच की सारी वैल्यू लेनी है और उसके साथ साथ में एंड पॉइंट्स भी लेनी है। अब एंड पॉइंट्स का मतलब हो गया ए एंड बी भी हमें इंक्लूड करनी है भाई, ठीक है ना। अगर हमें दे दिया जाए ओपन इंटरवल, ठीक है ना क्या दे दिया जाए, ओपन इंटरवल, तो सेकंड में यहां पे लिख रहा हूं ओपन इंटरवल, इसका मतलब हो गया खुला अंतराल, ठीक है ना। खुला अंतराल अगर हमें दे रखा है, ओपन इंटरवल दे रखा है, तो इसका मतलब नंबर लाइन के केस में अगर हम देखेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे ब्लैंक स्पॉट बनाएंगे, ठीक है ना। और इनके बीच की सारी वैल्यू हमें लेनी होगी, किसको छोड़ के, ए और बी को छोड़ के, ठीक है ना। तो ये तो नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये यहाँ पे हम इंटरवल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए टू बी। इस तरह से राउंड ब्रैकेट्स, सर्कुलर ब्रैकेट्स हमें यहाँ पे काम में लेने होंगे। सर्कुलर ब्रैकेट का मतलब हो गया कि आपको एंड पॉइंट्स नहीं लेने हैं। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का मतलब हो गया कि आपको एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, इसमें हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। मतलब ये हमने यहाँ पे देखो इस तरह से ब्लैंक बना दिया, ठीक है ना, खाली बनाया इसको। तो ए और बी जो एंड पॉइंट्स है, मतलब ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज हमें लेनी है, लेकिन ए और बी हमें नहीं लेना है। अगर मैं इसमें लिखूं हाफ ओपन, अर्ध खुला अर्ध बंद, हाफ क्लोज मतलब आधा खुला हुआ और आधा बंद, अगर हमें इंटरवल की बात करनी हो तो मतलब यहां से तुम लोग इसको हाफ ओपन कर लो और यहां से हाफ क्लोज। इसका मतलब जिस तरफ क्लोज है उस तरफ डार्क स्पॉट और इधर व्हाइट स्पॉट बना लो। तो ये ए और ये बी, तो जो खुला हुआ है उसकी जगह सर्कुलर ब्रैकेट आ जाएगा और जो बंद है उसकी जगह पे रेक्टेंगुलर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी में अगर मैं बात करूं कि हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, तो पहले क्लोज लिखा हमने, तो इस तरफ क्लोज बना लो और इस तरफ ओपन बना लो, तो ये ए और ये बी, ठीक है ना। ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने इस तरह से कर रखा है, तो इसमें ए लेना है और बी छोड़ना है भी, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए टू बी। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अच्छा, इसमें एक बात और हम लिख लेते हैं कि इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे। तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो इसका मतलब हो गया हमारे पास में कि x जो है वो a से b के बीच में सारी वैल्यूज है और उसके साथ साथ में a और b भी है भाई, ठीक है ना। मैं एक फॉर्मेट साथ में यहाँ पे और लिख देता हूँ कि x की वैल्यू जो a से b के बीच में तो लेनी ही लेनी है, उसके साथ में हमें a और b भी लेना है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऐसा लिखेंगे a टू b, इसमें हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो सारी बातें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे a पे मतलब इक्वल टू का साइन नहीं लगाओगे और b पे हम लोग इक्वल टू का साइन लगा लेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो a पे इक्वल टू का साइन लगाओगे और b पे नहीं लगाओगे, ठीक है ना। इतनी बात आ गई हमारे पास में। ये a से b के बीच की सारी वैल्यूज हमें काउंट करनी है भाई, ठीक है ना। अगर मान लो कि हमारे पास में इस तरह की वैल्यूज आ जाए कि जिसमें हमें इंटरवल ना दे रखा हो और क्या दे रखा हो, सेट दे रखा हो, तो सेट का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें सिर्फ वही वैल्यूज लेनी है जो दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो अगर मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया a कॉमा b, इस तरह के ब्रैकेट, इसका मतलब करली ब्रैकेट, तो ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू a एंड b, दो ही वैल्यू होगी हमारे पास में। तो ये तुम लोग ध्यान रखोगे भाई, ठीक है ना। इतना हमें पता होना चाहिए इंटरवल्स के बारे में। तो ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, हाफ ओपन हाफ क्लोज किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, तो हमने हर तरीके से यहाँ पे लिखा है भाई, ठीक है ना। x की फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जाएगा, इंटरवल की फॉर्म में a टू b लिखा जाएगा, कहाँ क्लोज आएगा कहाँ ओपन आएगा। हम जब भी इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग सीधा ऐसे ही बोलेंगे कि हाँ कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल काम में लो, यहाँ पे ओपन इंटरवल काम में लो, ठीक है ना। तो ये तुम लोग ऐसे ध्यान रखोगे भी। और सेट लिख लिया था लास्ट क्लास में, अभी हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लिखें, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है ना।
देखिए जितने भी सेट हम लोग यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन में देखते हैं या हम लोग जो भी सेट देखेंगे, वो सेट अगर किसी पर्टिकुलर किसी एक सेट के क्या हो, सबसेट्स हो, ठीक है ना, तो वो जो पर्टिकुलर सेट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। कि जैसे मान लो कि हमारे पास में एक सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास में 1 2 3 और कहाँ तक दे रखा है, 10 तक दे रखा है। इसमें हमने एक सेट ले लिया ए और इसमें ले लिया 1 3 5 7 9, बी ले लिया हमने 1 2 3, ठीक है ना, सी ले लिया हमने 2 4 6 8, ठीक है ना। इस तरीके से हमने कुछ सेट्स ले लिए। अब ए बी सी इन तीनों सेट्स के रेस्पेक्ट में जो यहाँ पे सेट लिखा हुआ है यू, वो सेट कैसा हो जाएगा हमारे पास में, यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी जो तीनों सेट हैं वो देखा जाए तो इस यू सेट के क्या है, सबसेट्स हैं, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसी है कि पहले डेफिनेशन लिख लें, if all the sets which are under consideration मतलब जो लिए जाने वाले हैं, if all the sets which are under consideration are subsets of a particular set, then this particular set is universal set, ठीक है ना। पर्टिकुलर हमें उसी टाइम की बात करनी है जिस टाइम पे हमें सेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो हमें क्या लिखना होगा भाई, कि अगर हमारे पास में जो समुच्चय दे रखे हैं वो पर्टिकुलर किसी एक समुच्चय के सारे उप समुच्चय हों, तो वो जो पर्टिकुलर समुच्चय होगा वो सबका क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे मान लो कि एक सेट हमें दे दिया यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए मैंने लिख लिया 1 2 3 और ये 10 तक हमने लिखा, ठीक है ना। बी हमने लिख लिया कि 1 3 5 7 9 ले लिया, सी हमने ले लिया 2 4 6 8 ले लिया, और डी हमने ले लिया 7 8 9 10, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो बी सी डी जो सेट हमने बना रखे हैं, जो समुच्चय हमने लिए हैं, वो सारे के सारे समुच्चय क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें तो B is subset of A, C is subset of A और D is also a subset of A। इसका मतलब हो गया कि A is universal set, ठीक है ना। तो यहाँ पे A जो होगा वो कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा भाई। बहुत सिंपल से तरीके से तुम लोग इसी तरह से इसको समझ सकते हो। हमारे पास में कोई भी सेट दे रखा है, अगर बाकी के जितने भी सेट्स दे रखे हैं हमारे पास में जो कि हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, वो सेट अगर उस पर्टिकुलर सेट के क्या हो जाए, सबसेट्स हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। मतलब रेस्पेक्टिवली आपको बात करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम लोग इसको लिख लें भाई। देखिए बेटा, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दे रखी है 1.3। तो पहले तो ऊपर हेडिंग लगा ले एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्सरसाइज दे रखी है हमें 1.3। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलता जाता हूँ, तुम लोग देखते रहना अभी। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, वो दे रखा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट्स और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। मतलब हमने क्या यूज करना है, यूज सबसेट और नॉट ए सबसेट, ठीक है ना। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सबसेट या फिर नॉट ए सबसेट काम में लेना अभी। इसमें फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, देखिए फटाफट हम लोग इसको करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है 2 3 4, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इस तरह से लिखा हुआ है। तो 2 3 4 क्या ये एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं भाई, देखो 2 3 4 आ रहे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से सेकंड पार्ट देखिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से, तुम्हें यहाँ पे इतने सिंपल क्वेश्चन है कि तुम्हें इसको देख के करने की जरूरत नहीं है, तुम बिना उसके भी कर सकते हो भी। यहाँ पे सेकंड सेट लिखा हुआ हमारे पास में, जिसमें ABC दे रखा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है BCD।
क्या इसके एलिमेंट्स इसमें है क्या भाई? नहीं है, इसका मतलब इज नॉट ए सबसेट। ठीक है ना। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है x और ये लिखा हुआ है x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल मतलब तुम्हारी स्कूल का कोई एक स्टूडेंट है भाई, है ना, या क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स का सेट बना रखा है, ये वाला सेट दे रखा है। और इसी में जो सेकंड सेट दे रखा है वो दे रखा है ये ऐसा, ये लिखा हुआ है x और ये लिखा हुआ है x इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है ना। तो सही बात है भाई, तुम्हारी क्लास का जो स्टूडेंट है वो तुम्हारे स्कूल का तो एक स्टूडेंट होगा ही होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इज ए सबसेट ऑफ दिस। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सबसेट ही तो है। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमें दे रखा है x इज ए सर्कल इन द प्लेन, ये हो गया x और ये लिखा है x इज ए सर्कल इन द प्लेन। ठीक है ना। हमारे पास में कोई प्लेन है, कोई समतल है, उसके अंदर हम जितने मर्जी सर्कल बना लें वो सारे सर्कल इसमें है भाई। ठीक है ना। और हमें दे रखा है सेकंड जो इसका पार्ट दे रखा है वो दे रखा है x और x इज रेक्टेंगल। अरे क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? x इज रेक्टेंगल इन प्लेन। अरे क्या सर्कल रेक्टेंगल का एक क्या सबसेट हो सकता है क्या? नहीं भाई, सर्कल तो सर्कल है और रेक्टेंगल रेक्टेंगल है, तो क्या लिखोगे? इज नॉट ए सबसेट। ठीक है ना। फिर फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन प्लेन, तो यहां पे लिखा हुआ है x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, इन प्लेन। और सेकंड हमारे पास में जो सेट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, x और यहां पे लिखा हुआ है x इज द ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है ना। तो हमारे पास में जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनमें अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? उसका एक सबसेट ही होगा। ठीक है ना। जैसे कोई भी पर्टिकुलर ट्राइंगल है वो ट्राइंगल का तो पार्ट ही है, क्या है? सबसेट है। जैसे अगर यहाँ पे आइसोसेलेस होता तो आइसोसेलेस भी क्या है? ट्राइंगल का एक पार्ट ही है। अगर ये बोलता हमारे पास में, ठीक है ना, अलग इक्विलेटरल है या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वो सारे ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल का ही पार्ट है। तो ये जो होगा वो इसका एक सबसेट हो जाएगा भाई। फटाफट फटाफट नोट कर ले तुम इन्हें। सेवेंथ पार्ट हमें दे रखा है, वो सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं फटाफट। सेवेंथ पार्ट दे रखा है हमें x और x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इस तरीके से दे रखा है। और यहां पे दे रखा है x और यहां दे रखा है x इज एन इंटीजर। समझना भाई फीलिंग को, क्या कि वहां पे लिखा हुआ हमारे पास में इंटीजर और यहां पे लिखा हुआ इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर तुम्हें पता ही है, अरे 2, 4, 6 अपने आप में क्या है? इंटीजर ही है। 2, 4, 6 ये सारे के सारे इवन इंटीजर इवन नेचुरल नंबर है। वो क्या है? इसका एक सबसेट ही तो होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इंटीजर में तो सारे काउंट होंगे जितने भी टाइप के हम इंटीजर देख रहे हैं। अभी तुम लोग नेक्स्ट पे आ जाओ। तो नेक्स्ट जो दे रखा है हमें ट्रू और फॉल्स टाइप का दे रखा है, तो उसको देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो कि हम फटाफट फटाफट लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है a कॉमा b इज नॉट ए सबसेट ऑफ b c a। अरे कैसा है ये? देखो a b तो इसमें था, इसका मतलब ये इसका सबसेट होना चाहिए था, तो कैसा हो जाएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो ये सेट इसका सबसेट है, ना कि सबसेट नहीं है। ये पोर्शन नहीं है, क्या है? ये इसका एक सबसेट होना चाहिए था। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये देखो क्या है? a कॉमा e और इज ए सबसेट ऑफ x और ये लिखा हुआ है x इज ए वॉवेल। x इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। सही बात है भाई,
इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हम इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए और ई क्या है, अरे इंग्लिश अल्फाबेट ही तो है, ठीक है ना। तो ये इसके क्या है, ये क्या है, वॉवेल्स, ठीक है ना। तो ए और ई कैसे, वॉवेल ही है अभी, तो सबसेट ही होगा। इसका मतलब ये क्या लिया जाएगा, ट्रू लिया जाएगा भाई, ठीक है ना। फिर थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड क्या है हमारे पास में, 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ 1, 3, 5। इसमें देखें 2 हमारे पास में यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा भाई फॉल्स, क्योंकि ये इसका एक सबसेट नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से भाई, ठीक है ना। और फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो कितना दे रखा है, ए, और ये दे रखा है ए बी सी, तो एलिमेंट ए इसमें है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू हो गया भाई, ठीक है ना। फिर हमें दे रखा है फिफ्थ, ये दे रखा है सेट ए बिलोंग्स टू दे रखा है यहाँ पे, और ये क्या हो गया, ए बी सी। देखो करली ब्रैकेट में अगर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि वो एक सेट बन गया। क्या बन गया, सेट बन गया। और सेट के बीच में, दो सेट के बीच में हमेशा कैसा सिंबल आएगा, या तो सबसेट का आएगा या फिर नॉट ए सबसेट आएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था भाई, सबसेट वाला सिंबल यूज होना चाहिए था। अगर यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं लगा होता और इसका मतलब सिर्फ ऐसा होता, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तब ये कैसा हो जाता, ट्रू हो जाता। क्यों, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग करेगा, ना कि सेट बिलोंग करेगा। सेट हमेशा सबसेट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे भी। दे रखा है वो सिक्स्थ पार्ट दे रखा है, और वो क्या है हमारे पास में, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। साथ साथ कनेक्ट रहना भाई, क्या, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा, 2, 4, 6। 6 हमें नहीं लेना भाई, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है सबसेट, और आगे जो सेट लिखा हुआ है वो है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल कौन से हो जाएंगे, 1, 2, फिर 3, 4, और इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास में। और क्या आ जाएगा हमारे पास में, 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और इस तरह से लास्ट में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 2 और 4, वैसे भी देख लो 2 और 4 जो है वो 36 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है भाई। 2 भी कर रहा है और 4 भी कर रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखें। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, ठीक है ना, विद रीजन हमें बताना है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, इसमें कुछ अच्छी बातें भी लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये थर्ड। इसमें हम देखो ए दे रखा है 1, 2, इस तरह से दे रखा है 3, 4 एंड 5, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ध्यान देना भाई यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा हमें यहाँ पे फोकस करना है, क्या कि हमारे पास में जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है वो फर्स्ट स्टेटमेंट 3, 4 को लेकर ही दे रखा है, और इज अ सबसेट ऑफ ए। बात समझने वाली क्या है हमारे पास में, जो सेट के अंदर जैसा भी है, जिस भी फॉर्म का है, बस सेट के अंदर अगर लिख दिया तो उसको हम एलिमेंट ही काउंट करेंगे। क्या ध्यान रखोगे, सेट के अंदर जैसा भी कुछ भी, चाहे कितना ही गंदा लिखा हो भाई, कितना ही अच्छा लिखा हो, सेट के अंदर अगर कुछ लिख दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। ध्यान देना, ये सारे के सारे क्या है भाई, एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। और एलिमेंट्स के लिए हमेशा बिलोंग्स टू वाला सिंबल काम आएगा, ना कि सबसेट वाला, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है हमारे पास में, 3, 4 इज सबसेट ऑफ सेट ए। अरे ये देखा जाए तो क्या है हमारे पास में, ये एक एलिमेंट है। क्या बोला मैंने अभी, सेट के अंदर कैसा भी, कितना भी गंदा, कितना भी अच्छा लिखा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक एलिमेंट ही बोलेंगे। तो 3, 4 का जो सेट यहाँ पे बना हुआ था वो एक एलिमेंट काउंट होगा यहाँ पे, है ना। तो एलिमेंट के लिए यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत, ठीक है ना। क्या होना चाहिए था यहाँ पे लिखोगे रीजन कि 3, 4 और ये कर्ली ब्रैकेट, ये यहाँ पे क्या है,
एक एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि 3,4 बिलोंग्स टू सेट ए। क्यों? क्योंकि ये जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये रीजन हमें वहां पे लिखना होगा कि सेट 3,4 इज एन एलिमेंट हियर, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर सेकंड हमें दे रखा है कि 3,4, अच्छा यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट है यहाँ पे। फिर थर्ड पे आ जाए तो सेट ऑफ 3,4, तो अब ये क्या बन गया, एलिमेंट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगते ही क्या बन गया, ये सेट बन गया। तो ये क्या है, यस इट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। कैसा लिखा हमने? क्यों? क्योंकि ये क्या था हमारे पास में, एलिमेंट, और एलिमेंट के ऊपर जैसे ही कर्ली ब्रैकेट लग गया तो वो क्या हो गया हमारे पास में, सेट ए का सबसेट हो गया, मतलब वो एक सेट बन गया। और सेट के लिए ये भी सेट है और ये भी सेट है, तो दो सेट के बीच में कैसा सिंबल आएगा, सबसेट का आएगा। इसके बाद हम फोर्थ पे बात करें तो फोर्थ पे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 1 है क्या इसमें, यस बिल्कुल है, तो ये इसका एक एलिमेंट हो जाएगा भाई। ऐसे अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ दे रखा है 1 इज सबसेट ऑफ ए, नहीं भाई, एक एलिमेंट है और दूसरा सेट है, तो वहां पे सबसेट का सिंबल काम है नहीं आएगा, या तो दोनों सबसेट हो दोनों सेट हो। अगर एक एलिमेंट दे रखा है और एक सेट दे रखा है तो हमेशा के कौन सा सिंबल आएगा, एप्सिलॉन वाला सिंबल आ जाएगा भाई, ठीक है ना। इस तरीके से तुम लोग लिखोगे, ये हमने वहां पे लिख ही लिया। यस, इसमें सिक्स्थ पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 1 to 5, ठीक है ना। 1 to 5 जो है, 1 to 5 है क्या, ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 5 रहा, यस इट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो हमारे को सेट ए में मिल रहे हैं भाई, ठीक है ना। फिर अगर हम सेवंथ की बात करें तो सेवंथ में क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 to 5 बिलोंग्स टू, अरे 1 to 5 पे बिलोंग्स टू आएगा या सेट सबसेट आएगा, 1 to 5 तो क्या हो गया, 1 to 5 का ये कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक सेट हो गया है ना। तो सेट के लिए बिलोंग्स टू नहीं आएगा, सबसेट आएगा भाई। फिर हमें दे रखा है 1 to 3, फिर ये हो गया हमारे पास में सेट ऑफ 1 to 3। इसको देखें तो ये क्या है, सबसेट ऑफ ए है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एलिमेंट 3 नहीं है, एलिमेंट 3 यहाँ पे है क्या, नहीं है भाई, तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो गलत हो जाएगा। फिर 9th हमें दे रखा है कि 5 बिलोंग्स टू ए, अरे 5 एक सेट है, 5 क्या है, सेट है, और सेट दो सेट, 5 सेट हो गया, ए सेट हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सबसेट आना चाहिए था भाई, ठीक है ना। यस, स्टेटमेंट 10th 5 इज सबसेट ऑफ ए, हाँ ये सही होगा, 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो एक एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। फिर इसने लिखा कि सेट ऑफ 5 इज सबसेट ऑफ ए। देखें तो हमें पता है भाई 5 हमने ले लिया, तो 5 जो है वो खुद किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, लेकिन 5 पे जैसे ही हमारे पास में कर्ली ब्रैकेट लग गया तो ये क्या हो गया, एक अलग एलिमेंट हो गया, मतलब ये एलिमेंट था क्या हमारे पास में, नहीं था, तो ये हम इसमें नहीं लिखेंगे भाई। क्यों? क्योंकि अगर ये इसका सेट ऑफ 5 दे रखा है, अगर यहां पे कहीं पे 5 लिखा होता, जैसे यहां पे लिखा होता 5, तब ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता, सही हो जाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं लिखा हुआ तो फिर ये गलत कंसिडर होगा, तो ये लिखे भी, तो तुम लिख देना 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। इस तरीके से एलिमेंट से बन रहे हैं ना। तो फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट ऑल सबसेट्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सेट ए दे रखा है कि जैसे मान लो इसमें एक ही एलिमेंट है भाई, तो फर्स्ट सबसेट तो क्या बनेगा इसमें, देखो इसके सबसेट्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट सबसेट तो बनेगा 5, ठीक है ना, जिसमें 0 एलिमेंट्स है। फिर हम बनेंगे एक एक एलिमेंट के साथ में, तो एक ही एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा इसमें, ये खुद बन जाएगा। देखो हमारे पास में एक एलिमेंट था तो इसमें टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 2 to the power
n सबसेट्स बन सकते हैं। कितने सबसेट्स बन सकते हैं टोटल? 2 टू द पावर n, और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 1, ठीक है ना। तो यहां पे मैं टोटल सबसेट्स का एक फॉर्मूला लिख लेता हूं। टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर n, और n जो हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पे कितने बनने वाले थे? 2 टू द पावर 1, 2 सबसेट बनने वाले थे, तो हमने लिख लिए। ये पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें a कॉमा b लिखा हुआ था, मतलब कितने एलिमेंट थे हमारे पास में? 2 एलिमेंट थे, तो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर। इसका मतलब कितने सबसेट्स बनेंगे यहाँ पे? 4 सबसेट्स बनेंगे। पहला कौन सा बनेगा? तो पहला सबसेट बनेगा हमारे पास में 5। क्या बनेगा? 5। दूसरा एक एक एलिमेंट को लेकर बना लो। फिर तीसरा बनेगा हमारे पास में 2 एलिमेंट को लेकर बना लो। तो कितने हो गए हमारे पास में? टोटल 4 सबसेट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? 1 2 3 दे रखा है। तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे भाई? 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 कितना हो गया? 8। इसका मतलब पहला सेट बनेगा 5, फिर 1 को लेकर, 2 को लेकर, मतलब एक एक एलिमेंट को लेकर ये बन गए। फिर 2 एलिमेंट को लेकर बनाओगे तो 1 2, ये 2 3, ये 3 2, और लास्ट इटसेल्फ, मतलब खुद भी तो आएगा। अरे खुद कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे इसके कितने सबसेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स इसके हो गए भी, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। लास्ट में दे रखा है 5। लास्ट क्या दे रखा है? 5। 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 0। ध्यान रखना, 5 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने? 0। इसका मतलब 2 टू द पावर 0 कितने सबसेट बनेंगे टोटल? 2 टू द पावर 0, और 2 टू द पावर 0 कितना हो गया? 1, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास में टोटल सबसेट्स बनेंगे। तो यहां पे लिख लेना अगर कोई डाउट हो तो। ये टोटल सबसेट्स इसके लिए बात कर रहे हैं हम, कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 0, इसका मतलब 1, और वो क्या बनेगा? खुद ही बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इटसेल्फ। क्यों? 5 का सबसेट क्या बनेगा? 5 ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है सबका सबसेट हो सकता है, तो और खुद का सबसेट होगा ही होगा। तो इसका सबसेट क्या बन जाएगा? ये, ठीक है ना। तो इसका सबसेट हमारे पास बन जाएगा ये। तो 2 टू द पावर 0 कितना हो गया? 1। तो एक सबसेट बनेगा हमारे पास में, और वो क्या होगा? 5, ठीक है ना। लिखे इसे फटाफट। देखिए 5th क्वेश्चन दे रखा है हमें, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल्स टू 5। अरे पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने टोटल सबसेट्स बन सकते हैं। तो अगर ए हमें दे रखा है 5, ठीक है ना, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? 1, ठीक है ना। तो पावर सेट ऑफ ए, इसमें कितना आ जाएगा? एक ही आ जाएगा, और वो क्या होगा? ये खुद, ठीक है ना। तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? जितने हमारे पास में सबसेट्स हम लोग बना सकते हैं उतने ही हमारे पास में क्या होंगे? पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स हो जाएंगे। ध्यान रखना, इसमें क्या होंगे? सबसेट्स, और ये सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर n, कितने हो जाएंगे? 1। एक सबसेट हमारे पास में इसमें आएगा। तो पावर सेट में एक सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हमारे पास में लिखे हुए हैं वही तो काउंट होंगे। तो इसमें पावर सेट में क्या लिखा हुआ है? सबसेट्स ही तो लिखा हुआ है। तो जितने हमारे पास में सबसेट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स बन जाएंगे भाई इसके अंदर। अगर हमारे पास में 2 टू द पावर n सबसेट्स बन रहे हैं तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 टू द पावर n, ठीक है ना। तो ये अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो। कौन सा क्वेश्चन था ये? 5th, ठीक है ना। तो इसमें नोट करके लिख लेना क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू n, देन टोटल सबसेट्स कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n, ठीक है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने हमारे पास में सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे पावर सेट में लिखे जाएंगे भी, ठीक है ना, इस तरीके से। 6th क्वेश्चन दे रखा हमें इंटरवल बनाना है, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं भाई। 6th क्वेश्चन में सारे पार्ट में एक साथ लिख लेता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है x और ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r। ये -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है x और ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, और ये लिखा हुआ है -12 और ये x और ये -10। फिर थर्ड पार्ट लिखा हुआ है इसमें x is an element such that x belongs to R and x belongs to 0 to
7 एक्सक्लूडिंग 7। इसमें फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है x और ये x बिलोंग्स टू r एंड x फ्रॉम 3 to 4 इंक्लूडिंग बोथ 3 and 4। अगर हम इसकी बात करें तो देखो -4 को छोड़ना है और 6 को लेना है, तो यहां से इंटरवल क्या बन जाएगा भाई, यहां से बन जाएगा x बिलोंग्स टू -4 to 6। जिसको छोड़ना है उस पर राउंड ब्रैकेट लगा दें, सर्कुलर ब्रैकेट लगाए, और जिसको लेना है उस पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाए। यहां से इस पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है और इस पे भी नहीं है, तो दोनों पे ही नहीं है, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -12 to -10। अच्छा, x बिलोंग्स टू r यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब सारे रियल नंबर हमें लेने हैं, ठीक है ना। यहां से कितना आ जाएगा, इसमें हमें x बिलोंग्स टू 0 पे इक्वल टू का साइन लगा रखा है, तो 0 पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाएं और 7 पे ओपन लगाएं, और यहां पे दे रखा है 3 और 4 दोनों इंक्लूड करने हैं, तो हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे भी। फटाफट नोट करें इसे। अब 7th क्वेश्चन सेम ही दे रखा है इसका। 7th क्वेश्चन में हम कोई भी 2 पार्ट कर लेते हैं जिसमें एक ओपन और एक क्लोज हो, ठीक है ना। 7th के मैं 2 पार्ट लिख रहा हूं, देखो 7th में -3 से 0 ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू, तो इसको हम लिखेंगे x इज एन एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहां पे -3 और 0 दोनों पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, दोनों को ही हमें इंक्लूड नहीं करना है। अभी इस तरीके से हमें सारे जो इंटरवल्स हैं उनको लिखना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 6 to 12, ठीक है ना, तो पूरा प्रोसेस सेम ही है यहाँ पे इस तरह से, और 6 और 12 दोनों क्लोज्ड इंटरवल में, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन तुम्हें लगाना होगा भी, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 6 to 12, लेकिन इसमें 6 को छोड़ रखा है और 12 को ले रखा है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग भी ध्यान रखना है। तो x बिलोंग्स टू r एंड कितना हो जाएगा 6 ओपन इंटरवल में, इसका मतलब इंक्लूड नहीं करना है, और ये क्लोज में है तो इसका मतलब इसको इंक्लूड करना है भी। और लास्ट इसमें दे रखा है -23 to 5, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू इस तरीके से, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू r एंड -23 इसको इंक्लूड करना है और 5 को एक्सक्लूड करना है ना। इस तरीके से हम लोग इनको सबको लिख लेंगे भाई। फटाफट नोट करते जाए इन्हें। चले, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है ना। आज तुम इनके आगे के क्वेश्चंस करना, भी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, तुम लोग स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और इन्हें लगाते जाओ भी, है ना। बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला कुछ भी काम इसमें नहीं है। इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे भी, ठीक है ना। आज के लिए इतना बहुत है। ओके।